Guys, welcome back to our channel Code School. Today आज हम इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोड सही होता है लेकिन फिर भी ऑनलाइन जजेस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। रीजन होता है इनएफिशिएंट लॉजिक। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन जजेस मतलब कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे लीड कोड हो गया, जीएफजी हो गया, जो हम आगे यूज करेंगे अपने डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि हमारा कोड तो सही होता है, जब हम उसको लोकली रन कराते हैं तो वो सही काम करता है सब कुछ। बट जब हम ऑनलाइन असेसमेंट के लिए जब उसको सबमिट करते हैं तो होता क्या है, एक एरर आता है जिसका नाम है टीएलई, दैट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड। अगर आपने डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी होंगी तो आपको ये जरूर प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कोड था वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी अच्छी नहीं थी। मतलब कि उसने एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया। मतलब कि अगर इनपुट साइड बढ़ा दिया जाए तो वो काम जल्दी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना कोडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं बताती कि कोड सेकेंड्स में कितना टाइम लेगा। बहुत सारे बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम होती है समझने में। उनको लगता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो सेकेंड्स होता है, कि हमारे कोड ने कितना सेकेंड्स लिया। बट दिस इज नॉट ट्रू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अबाउट सेकेंड्स, इट्स अबाउट द स्टेप्स। मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि हमारे कोड ने कितने स्टेप्स लिए एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द एल्गोरिदम एज इनपुट साइज इंक्रीजेस। मतलब कि जैसे जैसे हम इनपुट साइज को बढ़ा रहे हैं, क्या हमारा एल्गोरिदम उसको उतने ही स्टेप में क्लियर कर पा रहा है, या फिर उसको और ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, और फिर लेने पड़ रहे हैं तो कितने लेने पड़ रहे हैं। इस बात की एनालिसिस हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से करते हैं। अब टाइम जो है मेजर क्यों नहीं किया जाता सेकंड्स में, इसका रीजन क्या है? देखिए, जो हमारा जो कोड होता है वो हम सेकंड्स में मेजर नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो सेकंड्स होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। कुछ लोगों के मशीन्स या लैपटॉप्स बहुत फास्ट होते हैं तो कोड बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। कुछ लोगों का मशीन स्लो होता है तो वो स्लो एग्जीक्यूट होता है। ये हम सेकंड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये एक फेयर जजमेंट नहीं होगा, ये रिलायबल नहीं है। सेकेंड्स आर नॉट रिलायबल बिकॉज जो टाइम है, सेकेंड्स वाली जो टाइम है वो मशीन स्पीड पे डिपेंड करेगी। हाँ, लैपटॉप के प्रोसेसर पे डिपेंड करेगी, उसके मेमोरी पे डिपेंड करेगी, और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगी कि कितना सेकेंड हमारा कोड लेगा किसी काम को करने के लिए। इसलिए हम टाइम वाले सेकेंड को जो है प्रायोरिटी नहीं देते, मतलब कि उसको रिलायबल नहीं मानते कि उससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करें। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए कुछ रूल्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले चीज है कि इनपुट साइज क्या होता है। अब इनपुट साइड जो है वो रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड। मतलब कि भाई ये हमारा इनपुट डेटा कितना है, कितना ज्यादा डेटा हम दे रहे हैं, वो होता है साइज, इनपुट साइज। इनपुट साइज मतलब कि हो सकता है एरे का साइज हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है, डेटा का अमाउंट हो सकता है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो हमेशा इनपुट साइज के अकॉर्डिंग एनालाइज होती है। मतलब कि जितना इनपुट साइज होगा एन, यहाँ पे हमारा इनपुट साइज एन है, तो हम एन के अकॉर्डिंग ही अपना एनालिसिस देंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस देंगे। जैसे अब देखिए, मैं ज्यादा टेक्निकल jargons का यूज नहीं करूंगा, अभी बिगिनर फ्रेंडली लगते हैं, तो आपको जो जानने की जरूरत है बस उतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कि ओ बिग ओ ऑफ एन क्या होता है। ठीक, तो बिग ओ ऑफ एन जो होता है ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है जो कांस्टेंट टाइम को दिखाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है?
कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका डिफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट साइज कितना भी हो, कोड का काम सेम ही रहेगा। आप समझ रहे हो बात को? जैसे एरे का एक एलिमेंट एक्सेस करना। मान लो आपके पास एक एरे है और उस एरे का एक एलिमेंट है, उसको एक्सेस करना है। अब जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे ना इस एलिमेंट को एक्सेस करने में, वो मैटर नहीं करता कि आपने कितना इनपुट दिया है। ठीक है, डजेंट मैटर। सो आपने चाहे 10 इनपुट दिया हो, चाहे 10,000 इनपुट दिया हो, वो उतने ही स्टेप्स चलेगा जितने 10 के लिए चला था या फिर 10,000 के लिए, दोनों के लिए सेम सेम स्टेप्स लेगा। तो वो ना कांस्टेंट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो सेम है सारे इनपुट साइज के लिए। तो वो बिग ओ ऑफ एन हो गया। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट साइज इंक्रीज होता है बट ऑपरेशन स्टेज द सेम। इनपुट साइज इंक्रीज होता है बट नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट बाय इंडेक्स और असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो बेस्ट होता है। क्यों? इसको जो है हम बेस्ट पॉसिबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं, जो हमारा ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा वो तो भाई सेम होगा। इसलिए इसको बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है। जो सेकंड है हमारा बिग ओ ऑफ एन, दिस इज लीनियर टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई? डिफिनेशन क्या है इसका? द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ग्रोज प्रोपोर्शनली विथ इनपुट साइज। मतलब कि जैसे जैसे हम इनपुट साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो भी बढ़ता जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? इफ इनपुट साइज डबल्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस डबल्स। मतलब कि अगर इनपुट साइज 10 है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन भी 10 होगा। अगर इनपुट साइज जो है 100 हो जाए तो ऑपरेशंस भी 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ना प्रोपोर्शनली ग्रो करता है इनपुट साइज के साथ। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे अ, हमारी सॉरी नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ेंगे। मोस्टली जब एक सिंगल लूप चलता है तब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है बिग O ऑफ एन होती है। लार्ज इनपुट के लिए ये जनरली एक्सेप्टेबल होता है। मतलब इसको जनरली ये एक्सेप्टेबल होता है। ठीक। और फिर अगला आता है हमारा बिग O ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, ये होता है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे डेंजरस होता है भाई। वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर का मतलब होता है इनपुट थोड़ा सा बढ़ने पर ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा कि 10 इनपुट साइज है। इसमें हमने ओ बिग O ऑफ एन में पढ़ा कि अगर 10 इनपुट साइज है तो 10 ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस होगा। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर इनपुट साइज 10 है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस 100 हो सकता है। और अगर हमने इनपुट साइज 100 कर दिया है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस 10,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 होता है। आई बात समझ में? तो इसमें होता क्या है कि इनपुट साइज इंक्रीजेस स्लाइटली। अगर हमने इनपुट साइज स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अगर बढ़ाया तो ऑपरेशंस इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। मतलब कि ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है भाई? पहला है नेस्टेड लूप्स। मतलब लूप के अंदर लूप अगर हम लगाते हैं तो वो एन स्क्वायर हो जाएगा। और कंपेयरिंग ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, अगर कोई एरे दिया गया है और हम सारे पेयर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो भी एक बिग O ऑफ एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल होगा। ठीक। अब ये जो है लार्ज इनपुट्स के लिए बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है इसकी। ठीक। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? बिग O ऑफ वन की। उससे खराब बिग O ऑफ एन की। उससे भी खराब बिग O ऑफ एन स्क्वायर की। ठीक। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम लिमिट एक्सीडेड, TLE। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कब होता है भाई? when the algorithm performs too many operations। जब हमारा algorithm बहुत सारे operations को perform करता है and the execution exceeds allowed times, allowed limits। अब जो हमारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं लीड कोड, GFG पे,
तो उन सभी क्वेश्चंस के साथ एक टैग आता है, उनके साथ ना एक अलाउड लिमिट्स होती है कि आपको इतने टाइम में ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये जो जब हम ओ बिग ऑफ एन स्क्वायर में लिखते हैं कोड को, तो वो टाइम लिमिट को एक्सीड कर जाता है। वो जो गिवन टाइम लिमिट्स होते हैं उससे ज्यादा टाइम लेता है। टाइम लेने का मतलब कि जो गिवन सेट ऑफ ऑपरेशंस है, मतलब जो सेट ऑफ ऑपरेशंस है कि आपको भाई इतने ही स्टेप्स में वर्क को कंप्लीट करना है, तो हमारा कोड जब उससे ज्यादा स्टेप्स की डिमांड करता है कि नहीं हम तो भाई इतने स्टेप्स में काम नहीं कर पाएंगे, तब आता है टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसकी? ओ एन स्क्वायर और वर्ड्स एल्गोरिथम्स ऑन लार्ज इनपुट्स पे ये ओ एन स्क्वायर होता है, इसलिए ये टीएलई आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर बिगिनर क्या है? नेस्टेड लूप्स आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, मतलब कि नेस्टेड लूप्स हमेशा गलत नहीं होते हैं, लेकिन जब इनपुट साइज लार्ज होती है तो नेस्टेड लूप्स रिस्की हो जाते हैं। तो हम अवॉइड करते हैं कि नेस्टेड लूप्स को यूज ना करें। ठीक। अब एफिशिएंट एल्गोरिथम्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंटरव्यू ऑनलाइन जजेस। अब देखो, जो हमारा ब्रूट फोर्स होता है, ब्रूट फोर्स का मतलब कि जो एक बिगिनर सोचता है, जो सबसे पहला सॉल्यूशन दिमाग में आता है उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता है वो कभी कभी क्या होता है कि वो इनएफिशिएंट होता है, अच्छा नहीं होता है, तो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर कोई कोड ओ एन स्क्वायर में है तो उसको ओ एन में करना, बिग ऑफ एन में करना, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो हम कोड को ऑप्टिमाइज करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सुधारते हैं। ये क्यों रिक्वायर्ड होता है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ही यूज है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और ऑनलाइन जजेस मतलब कि जीएफजी पे, रीड कोड पे, इस पे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये है कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल में क्या है? लार्ज इनपुट्स के लिए सुटेबल है कि नहीं, इस बात का है। तो ओ एन जो है कांस्टेंट होता है, तो ये यस, लार्ज इनपुट्स के लिए बहुत अच्छा है, सुटेबल है। ओ एन जो होता है वो लीनियर होता है, ये मोस्टली सुटेबल होता है लार्ज इनपुट्स के लिए। बट ओ एन स्क्वायर जो होता है वो जो है सुटेबल नहीं होता है। ठीक है। तो समरी क्या निकली भाई? कि ओ एन जो होता है, ओ वन जो होता है, बिग ऑफ वन, वो कांस्टेंट वर्क करता है और बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। बिग ऑफ एन जो होता है, वर्क ग्रोज विद इनपुट साइज के साथ इसका वर्क काम भी बढ़ता जाता है। और बिग ऑफ एन स्क्वायर का मतलब है कि वर्क ग्रोज वेरी फास्ट, मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और कॉज करते हैं टीएलई, बोले तो टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है समझना हमारे लिए? जिससे हम एफिशिएंट कोड को लिख पाए, परफॉर्मेंस इश्यूज को अवॉइड कर पाए, और प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमली सॉल्व कर पाए। क्यों सर ऐसा करते हैं भाई? जिससे हमारा टाइम कम लगे, हमारा इंटर देखो, सब टाइम इज मनी, सिंपल इज दैट, एज सिंपल एज इट इज। टाइम इज मनी, सबको टाइम बचाना है भाई। तो तुमको ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना पड़ेगा, एफिशिएंट कोड लिखना पड़ेगा जिससे टाइम बचे। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। तो आज अभी इसको बंद करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम टू सम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मैं कैसे बिग ओ ऑफ एंड स्क्वायर को बिग ओ ऑफ एंड में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।